बच्चों, आप सबको नमस्कार। आज हम एक 9वीं कक्षा के पाठ पढ़ने जाएंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पहले ये चित्र देखिए। इस चित्र में आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, मैंने जो पूछा है उन प्रश्नों से आपको पता चलेगा। जब हम बिना चप्पल के चलते हैं, तब हमारे पैरों को क्या लगता है? धूल या मिट्टी? बचपन में बच्चे ज्यादातर कहाँ पर खेलना पसंद करते हैं? कहाँ? मिट्टी या धूल में खेलना पसंद करते हैं। तेज हवा चलने पर क्या उड़ जाता है और आंखों में क्या गिर जाता है? तेज हवा चलने पर आंख में छोटा सा तिनका या नहीं तो धूल का छोटा सा कण हमारे आंखों में गिर जाता है। तो आज हम 9वीं कक्षा का पहला पाठ धूल पढ़ेंगे। जो अभी मैंने प्रश्न पूछा, बचपन में बच्चे ज्यादातर कहाँ खेलते हैं? तेज हवा चलने से क्या उड़ता है? हवा या धूल? धूल का क्या महत्व है? आज हम ये सब धूल पाठ से सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सब का रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो, ये धूल भरे हीरे अमर है। इनका जो हमारे धूली के बारे में बता रहे हैं या धूल से संबंधित लेखक हमें इस पाठ के द्वारा किन किन विषयों को उजागर कर रहे हैं उसे हम जानेंगे। लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नास जिले में सन 1912 में हुआ। का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सन 1912 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गांव में ही पाई तथा उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ आगे वहां से अंग्रेजी एमए करने के बाद विश्वविद्यालय से प्राध्यात्मिक और पीएचडी की डिग्री हासिल की। आप बच्चों ध्यान दीजिए, मैं वाक्य कैसे पढ़ रही हूं। जन्म हुआ, ध्यान दीजिए वाक्य किस प्रकार एक वचन में आ रहा है या बहुवचन या लिंग, इन सब पर आप ध्यान दें तो आपको बाद में मैं जो प्रश्न पूछूंगी उसके उत्तर देने के लिए आसान हो जाएगा। लेखक के क्षेत्र में पहले पहल कविताएं लिखकर फिर एक उपन्यास और नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से आलोचना कार्य में जुट गए लेखक जी। जिनकी इनकी कुछ कृतियां हैं सादियों के सोगे जाग, गांधी, अंबेडकर। इनकी कृतियां भारतेंदु से जुड़ी हुई होती है। भाषा और समाज आदि। और इन्हें जो पुरस्कार मिला था वो देखिए क्या है। साहित्य अकादमिक पुरस्कार, व्यास सम्मान, शालंका सम्मान आदि से इन्हें सम्मानित किया गया था। देखिए इस चित्र को पहले अच्छी तरह से देखिए, बाद में हम पाठ को समझेंगे। चित्र को देखिए, यहां पर दो पहलवान मिट्टी में कुश्ती कर रहे हैं।
बच्चे यहाँ आनंदित मुस्कान देते हुए दिख रहे हैं, खेलते हुए। यहाँ पे भी एक चित्र है जो युद्ध, मल्लयुद्ध यानी युद्ध चल रहा है। खेल तो सब मिट्टी में ही, धूल में ही। तो आज हम इसे जानेंगे। इस लेख में लेखक ने धूल की जीवन में महत्ता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। महत्ता यानी महत्व को स्पष्ट करना, यानी पूरी तरह से समझाया है धूल को अच्छी तरह। प्रयास किया है, प्रयास यानी कोशिश, प्रयत्न, पर्यायवाची शब्द। प्रयास, कोशिश, प्रयत्न किया है। जीवन, धूल के जीवन को लेखक ने धूल भरे शिशुओं को धूल भरे हीरे कहकर संबोधित किए हैं। लेखक ने, देखिए, धूल भरे शिशुओं को, शिशु जब धूल में खेलते रहता है ना, तो वो उन्हें संबोधन किससे कर रहे हैं? हीरे से कर रहे हैं। उन शिशुओं को धूल भरे हीरे कहकर संबोधित कर रहे हैं। धूल के बिना शिशुओं की कल्पना नहीं की जा सकती है। जब भी बच्चा छोटा है तो पहले देखते ही मैदान में कूद जाता है और खेलने लगता है। जैसे ही वो मैदान में कूद जाता है और खेलने लगता है तो उसे धूल हाथ और पैर या शरीर पर धूल लग जाती है। हमारी सभ्यता धूल के सत्संग से बचना चाहती है। हमारी जो सभ्यता है अभी धूल से संसर्ग न रखकर बचना चाहती है। लेखक आगे कहते हैं कि जो बचपन से धूल से खेला है वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी में सुनने से कैसे वंचित रह सकता है। जो बच्चा बचपन में धूल और मिट्टी में खेला हुआ है तो वह अखाड़े की मिट्टी और धूल में खेलने को वंचित न रह सकता। यहां देखिए कितनी अच्छी तरह से मिट्टी को कृष्ण जी भी किस तरह से अपनी क्रीडाएं कर रहे हैं। देखिए चित्र में खेलते हुए। जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य है वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। देखिए इस वाक्य को बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखिए। जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य यानी बहुत बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है, वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। मिट्टी में ही से ही हमें प्राप्त होता है। हमने गोधूली शब्द को अमर कर दिया है। गोधूली, गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ी दी, कलम तोड़ दी, यानी गोधूली पर बहुत सारे कवियों ने कविता लिखे, पाठ लिखे। गोधूली यानी गवों, गाय जब चरने के लिए सवेरे के समय निकलते हैं और शाम के समय घर पर आते हैं तो उनके पैरों से जो मिट्टी धूल उड़ती है उसे गोधूली कहा जाता है। गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों की के बांटे नहीं पड़ी। ये गांव में ही गोधूली दिखाई देती है, शहरों में बहुत कम दिखाई देती है। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह इनकी चरम व्यंजना के लिए भी धूल से बढ़कर और कौन साधन है। फिर से यहां चित्र बताया है। धूल उड़ रहा है, एक पेड़ है, हीरे का चित्र है और यहां मिट्टी। यहां तक कि घृणा, आयासा आदि की क्रियाएं प्रचलित है। धूल को देखते ही घृणा करते। घृणा यानी तिरस्कार करना। धूल, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग है। धूल जीवन का यथार्थवाद, गद्य धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सब का रंग एक ही है, रूप में
भिन्नता जो भी हो, ये धूल भरे हीरे अमर है। लेखक हमें यही इस पाठ से बता रहे हैं कि धूल हीरे से बढ़कर संबोधन किया गया है। तो अब पाठ देखिए, यहाँ पर रामविलास शर्मा जी ने इस पाठ की प्रस्तुति बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। कई इन्होंने पाठ में मुहावरे, लोकोक्ति, देशज शब्दों का अन्य रचनाओं में उदाहरणों से ली गई है। सुक्तियों तथा पंक्तियों से ओत प्रोत यानी भरा पड़ा हुआ है। इस पाठ में लेखक ने धूल की महिमा और महत्व को, उपलब्धता और उपयोगिता का बखान किया है। अपनी किशोर और युवा अवस्था में पहलवानों ने शौकीन रहे डॉक्टर शर्मा अपने इस पाठ के बहाने पाठकों को अखाड़े, गांवों और शहरों के जीवन जगत की भी सैर कराते हैं। साथ ही धूल के नन्हे कणों के वर्णन से देश प्रेम तक का पाठ पढ़ाने से नहीं चूकते। क्योंकि जब मिट्टी, देखिए आप, जो भी खिलाड़ी जब मैदान में खेलता है तो पहले प्रणाम करता है धरती को, धूल को, उसके बाद ही वो अपना खेल शुरू करता है। तो यहाँ देश प्रेम की भावना जगाती है। तो लेखक ने साथ ही साथ देश प्रेम की भावना भी जगा चुके हैं। साथ ही धूल के नन्हे कणों के वर्णन से देश प्रेम तक का पाठ पढ़ाने से नहीं चूकते। साथ ही साथ उन्होंने देश प्रेम का पाठ भी पढ़ा दिया। इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठक धूल को यूं ही धूल में न उड़ा सकेगा। उसकी महत्ता को, उसके महत्व को अच्छी तरह से पाठक जानेगा। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा, खुरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखकर पसंद करेंगे। जैसे ही हम हीरे को देखते हैं तो उसे लेने की लालसा हमारे मन में जाग उठती है, या नहीं तो भी पास जाकर देखने के लिए मन उत्सुक हो उठता है। जिस नयन तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है वह धूली भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव के गलियारों में की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, रेणु यानी छोटे छोटे कण धूल के, वह धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिविकता को निखार देती है। जैसे बच्चा मिट्टी में खेल कर आता है, हाथ को इस तरह उस तरह करते हैं तो मुख पर धूल लग जाता है तो उसका निखार चमक उठता है। अभिजात वर्ण के प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। इस मिट्टी या धूल के सामने वो सब सामग्री कुछ काम नहीं है। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है, वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। देखिए, विज्ञान कहीं और चल बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात है, आसमान में घर बनाने या चंद्रमा पर हम घर बनाने की सोच रहे हैं। इसीलिए शिशु भोलानाथ से कहती है, धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग में उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। जिसने लिखा था, धन्य धन्य वह है नर मैले जो करत गात कनिया लगाए, धूरी ऐसे लरिकान की। मैंने कहा था ना, ये देशज भाषा को भी इन्होंने ज्यादातर उपयोग अपने इस पाठ्य में किया है। उसने भी मानो धूल भरे हीरे का महत्व कम करने में कुछ उठा हो न रखा था पीछे। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया, फिर मैले शब्द से अपनी हीन भावना
भी व्यतीत कर दी। अंत में ऐसे लस्कान कहकर उसने अपनी भेद बुद्धि का परिचय भी दे दिया। वह हीरों का प्रेमी है, धूली भरे हीरों का नहीं। यानी कि हीरे को ही पसंद करता है, धूल से भरे हीरे को पसंद नहीं। तो यहां तुलना कर रहे हैं लेखक। शिशु भोलानाथ के संसर्ग में तो मैंने जो करत गात की नौबत आई है, अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उपकामी ही आने लगे। जो बचपन में धूल से खेला है, वह जवानी में अखाड़े के की मिट्टी से सनने से कैसे वंचित रह सकता है। अभी मैंने बताया था यहां पर, जैसे देवता पर चढ़ाया जाता है मिट्टी, संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। पसीने से तर बदन पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकाला हो। उसकी मांसपेशियां फूल जा उठती है, आराम से वह हरा होता है और अखाड़े में निर्धत हो खड़ा होता है। धूल से संबंधित यहां मैं कुछ प्रश्न आपको पूछना चाहती हूँ। हीरे के प्रेमी उसे किस रूप में पसंद करते हैं? लेखक ने संसार में किस प्रकार के सुख को दुर्लभ माना है? मिट्टी की आभा क्या है? उसकी पहचान किससे होती है? हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? वे उलट कर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भी जानना बाकी न रहेगा। लेखक ने हमें इस पाठ के अंतर्गत इन प्रश्नों के उत्तर को जानना चाहते हैं। व्याकरण देखिए, आपको इस पाठ से संबंधित निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग छांटिए उदाहरण के तौर पर। यहां कुछ दिए हैं। शब्द है संसर्ग, उपसर्ग है सम, मूल शब्द है सर्ग, और शब्द है उपमान, उप उपसर्ग है, मान मूल शब्द है। संस्कृति, सम उपसर्ग है, कृति मूल शब्द है, दुर्लभ दुर उपसर्ग है यहां पर, लाभ मूल शब्द है, निर्द्वंद्व निर उपसर्ग है, द्वंद्व मूल शब्द है, प्रवास प्र उपसर्ग है इसमें, वास मूल शब्द है, दुर्भाग्य दुर उपसर्ग, भाग्य मूल शब्द, अभिजात अभि उपसर्ग, मूल शब्द जात, समल चालन, सम उपसर्ग है, चालन यहां पर मूल शब्द है, यानी उपसर्ग और मूल शब्द। लेखक की मृत्यु 2000 में हुई थी। देखिए, मैंने पढ़ा था हुआ था, हुई थी। मृत्यु स्त्रीलिंग है, जन्म पुल्लिंग है, इसीलिए हुआ था अंत किया जाता वाक्य को, और स्त्रीलिंग को हुई थी। यहां छोटी सी एक गतिविधि करेंगे हम लोग इस पाठ से संबंधित। शिवमंगल सिंह सुमन की कविता मिट्टी की महिमा इंटरनेट से ढूंढकर A4 शीट में एक छोटी सी कविता आप लिखिए, या कोई अपनी ही खुद की कविता धूल से संबंधित लिखना चाहते हैं तो भी आप लोग लिखकर तैयार कीजिए। आप जैसे भी कविता लिखना चाहते हैं तो कविता लिख सकते हैं गतिविधि, या नहीं आप धूल पर कुछ आप अनुच्छेद लिखना चाहते हैं तो आप अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। यह आपकी गतिविधि है, यह आपका गृह कार्य है। गृह कार्य यहां पर देखिए, धूल से संबंधित कोई कथा लिखिए, छोटी सी एक कहानी, कथा यानी कहानी लिख सकते हैं धूल से संबंधित। तो इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को हम जानेंगे। खराद हुआ, सडोल और चिकना बनाया हुआ, रेणु धूल, श्रृंगार सजावट, पार्थिवता पृथ्वी से संबंधित मिट्टी संबंधी, अभिजात कुलीन, प्रसाधन सामग्री श्रृंगार की सामग्री, गोधुली
सायंकाल जंगल में लौटते समय गाय के खुरों से उड़ती हुई धूल, सवेरे जब जाते हैं वो जंगल तो सड़क पर उड़ते हुआ धूल, संसर्ग संपर्क, कनिया गोद, विज्ञापित सूचित, लरिकान बच्चे, नवत हालत, सिझाई पकाई हुई, निर्द्वंद जहां कोई द्वंद न हो, जिसका कोई विरोध न हो, उसे निर्द्वंद कहा जाता है। असारता सार रहित, जिसका कोई सार न हो। सूक्ष्म बोध बातों की गहराई को समझने की क्षमता, उसे हम सूक्ष्म बोध कहते हैं। अमराइयों आम के बाग, आम के बगीचे, नक्षत्र पथ नक्षत्रों का मार्ग, विडंबना छलना, विसंगति, बाटे हिस्से, नीच को धुरी समान, धूल के समान तुच्छ कौन है। प्रवास परदेश, वास इथाका यूनान का एक स्थान, यूक्रेन एक देश का नाम, व्यंजना शब्द की वह वृत्ति या शक्ति जिसके उसने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध होता है। असूया ईर्षा, छायावादी दर्शन, प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों को अति गूढ़ भाव में व्यंजित करना, संदिग्ध जिसमें संदेह हो उसे संदिग्ध कहते हैं। कांति चमक, जो हीरे की चमक जानता है ना, उसे कांति यानी चमक को कहते हैं। तो बच्चों, ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। तो धन्यवाद।